हेलो एस्पिरेंट्स, यू ऑल आर वेलकम टू दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सब लोगों का। मेरा नाम है वैभव शिवहरे और आज जिस मुद्दे पर मैं चर्चा करने आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं वो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है इस एग्जाम का। और दोस्तों, आज का जो मुद्दा है वो ये रिगार्डिंग आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन अभ्यास, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस दो चीजों पर हम डिस्कशन करेंगे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्यों जरूरी है और दूसरा, आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करना चाहिए, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, और दूसरा व्हेन टू स्टार्ट डूइंग इट। ये इसकी शुरुआत कब से करनी चाहिए। दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं और आप सब जो इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं, आप सब यूपीएससी या फिर यूपी पीसीएस या फिर अदर स्टेट सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स होंगे। ठीक, तो चूंकि आप सब जानते हैं कि इस एग्जाम के 3 चरण होते हैं: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और उसके बाद इंटरव्यू, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए या प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए आपकी जो प्रिपरेशन का जो अप्रोच होता है वो अप्रोच आपका ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपका प्रीलिम्स नजदीक आए तो उस दौरान आप थोड़ा सा अपना अप्रोच चेंज करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के माध्यम से अपना प्रीलिम्स की तैयारी करें। लेकिन अगर हम बात करें आंसर राइटिंग की कि क्या हमें आंसर राइटिंग कब से शुरू करना चाहिए और आंसर राइटिंग क्यों महत्वपूर्ण है, दोनों बातों पर डिस्कशन करेंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि आंसर राइटिंग हमें क्यों करना चाहिए। भाई, आंसर राइटिंग इसलिए करना चाहिए बिकॉज आंसर राइटिंग जो है वो इस एग्जाम का इंटीग्रल पार्ट है। मतलब चूंकि मेंस अगर आपको क्वालिफाई करना है, तो बिना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के तो आप मेंस क्वालिफाई कर ही नहीं सकते हैं, है ना। मतलब लिखना मेंस में आंसर लिखना अपने आप में एक कौशल है और इस कौशल को आपको डेवलप करना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा। आंसर राइटिंग इटसेल्फ इज एन आर्ट, है ना, अपने आप में एक कला है, एक स्किल सेट है और हर स्किल सेट को या हर आर्ट को विकसित होने में थोड़ा सा समय लगता है। तो आंसर राइटिंग इसलिए करना है क्योंकि आपको अगर मेंस क्वालिफाई करना है और मेंस क्वालिफाई करने के लिए आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। और इसका अभ्यास आपको रेगुलर करते रहना चाहिए। दूसरा अब इंपॉर्टेंट है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कब से करें, स्टार्टिंग कब करनी चाहिए। देखो, इसको लेकर बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग ख्याल रहते हैं, डाउट रहते हैं कि यार आंसर राइटिंग हम कब से शुरू करें। कई लोगों को ऐसा लगता है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम तब शुरू करेंगे जब मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं, मेरा पिछला 6, 7, 8 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने महसूस किया है कि बच्चे, जब मैं मिलता हूं बच्चों से, और कई ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर अभी हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके क्या करेंगे, सर अभी तो हमारा प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हुआ है, या सर अभी तो हम प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या सर जब हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा तब हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे एंड ऑल दैट। इस तरीके की तमाम बातें बच्चों के जहन और दिमाग में होती हैं कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तब करेंगे जब मेंस के लिए हम क्वालिफाई होंगे, या मेंस का हमें कॉल आएगा, या मेंस देने के लिए हम अपीयर होंगे, या आंसर राइटिंग हम तब करेंगे जब हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, या आंसर राइटिंग हम तब करेंगे जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे करके 3 अलग अलग मिथ रहते हैं लोगों के दिमाग में। तो अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं, जैसे मैं जब पूछता हूं कि कब से करें, तो 3 अलग अलग रहते हैं कि जब प्री क्वालिफाई, एक तो रहता है बच्चों के दिमाग में प्री क्वालिफाई होने के बाद, ठीक। दूसरा रहता है कि सिलेबस पूरा होने के बाद, प्री क्वालिफाई होने के बाद या सिलेबस पूरा होने के बाद। और तीसरा रहता है कि वही जब प्री क्वालिफाई होगा, जब सिलेबस पूरा होगा, उसके बाद ही मेंस की तैयारी करना शुरू करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही धारणाएं एकदम गलत है, इसलिए मैं लिख कर काट रहा हूं इसको। ये दोनों परसेप्शन, ये दोनों धारणाएं एकदम गलत हैं कि मेरा जब प्री क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद मैं मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करूंगा, या फिर मेरा जब सिलेबस पूरा हो जाएगा और सिलेबस पूरा हो जाने के बाद मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करूंगा। तो दोनों ही बातों को मैंने, ऑप्शन ए को भी मैंने रिजेक्ट कर दिया, ऑप्शन नंबर बी को भी रिजेक्ट कर दिया। तो फिर ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी ये है कि जो आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस
जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, ठानते हैं, डिसाइड करते हैं कि मुझे सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करनी है, और जब आपने डिसाइड कर लिया कि सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करनी है, तो वहीं से आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना भी शुरू कर देने का वो सही समय होता है। मैं मानता हूं कि उस समय हम बहुत इमेच्योर स्टेज में होते हैं, क्योंकि हम जस्ट ग्रेजुएट हुए होते हैं, और ग्रेजुएशन में, या अगर फॉर एग्जांपल आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, तो आपको लिखने की बहुत डिटेल डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने की बहुत ज़्यादा आदत नहीं होती है, या अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड से भी आए हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखने की आदत होती है। दोनों ही लेवल पर चैलेंजेस हैं। ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए चैलेंज ये है कि उन्होंने बीए एग्जाम जब पास किया था तो लंबे चौड़े उन्होंने 4-4, 5-5 पेज के आंसर लिखे थे, वही आदत यहां बनी हुई है। इंजीनियरिंग और अदर टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कभी लिखा नहीं है, तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम होती है। सो आई नो इट वेरी वेल कि इनिशियली आप बहुत इमेच्योर स्टेज में होते हो, तो फिर कैसे आप आंसर राइटिंग करोगे। लेकिन मेरा जवाब यहां पर यह है कि आप किसी भी स्टेज में हो भाई, आज अगर आप इमेच्योर हो तो कभी तो मैच्योरिटी आएगी ना, कभी तो मैच्योरिटी आएगी। जैसे मान लीजिए आप सोचें कि हम प्री क्वालिफाई होने के बाद आंसर राइटिंग करेंगे, तो उस स्टेज पे भी तो आप इमेच्योर होगे फॉर आंसर राइटिंग। या आप सोचोगे कि मेरा सिलेबस पूरा खत्म हो जाए उसके बाद मैं आंसर राइटिंग करूंगा, उसके बाद मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करूंगा, तब भी तो आप इमेच्योर होगे। तो आंसर राइटिंग तो अपने आप में, मैंने क्या बोला, आंसर राइटिंग एक आर्ट है, आर्ट। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं, और इस आर्ट को डेवलप होने में समय लगता है ना। और इसके लिए मैं आपको बताऊं, एक रिग्रेस एफर्ट और निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। इसीलिए आंसर राइटिंग शुरू करने का, चाहे वो यूपीएससी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप वो पीसीएस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यूपीएससी और पीसीएस दोनों एग्जाम्स के लिए जहां पर मेंस की रिक्वायरमेंट है, दोनों ही परीक्षाओं के लिए आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तब शुरू कर देनी चाहिए जब से आपने प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया है। और आप जैसे कि आप प्रिपरेशन के शुरुआती दौर में एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, और इस एनसीईआरटी बुक्स के माध्यम से, एनसीईआरटी जो जब आप किताबें पढ़ते हो, तो इस एनसीईआरटी किताब के थ्रू आपका एक तो कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिल जाता है ना, कैसे आंसर लिखना है यहां पर भी आप थोड़ा बहुत सीखते रहते हो। एक तो कंटेंट बहुत अच्छा मिल जाता है, दूसरा आपको आपका जो वोकैबुलरी है वो भी यहां से स्ट्रांग होता है। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, या एनसीईआरटी के अलावा आप अपने जो टेक्स्ट बुक हैं वो पढ़ते हैं, या फिर कोचिंग के जो आपके जो नोट्स हैं, कोचिंग के नोट्स हैं, आप वो पढ़ना शुरू करते हो। प्लस इसके अलावा आप न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स भी पढ़ना शुरू करते हो। तो जो कुछ भी आप जो भी कंटेंट पढ़ रहे हो, क्योंकि एक बात ये भी है ना कि लिखना है तो लिखने के लिए पढ़ना पड़ेगा। आप सोचो, बिना पढ़े तो लिखना संभव ही नहीं है। समझ रहे हैं आप बात? बिना पढ़े लिखना संभव ही नहीं है। अगर आपको लिखना है तो लिखने के लिए आपके दिमाग में कंटेंट होना चाहिए ना, और दिमाग में कंटेंट तब आएगा, आपके दिमाग में कंटेंट तब आएगा जब आपने पढ़ा हुआ होगा। तो पढ़ना तो आपने स्टार्ट कर ही दिया है। आप तैयारी के दौरान आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ रहे हो, तैयारी के दौरान आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे हो, तैयारी के दौरान आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के या जो भी सप्लीमेंट्री मटेरियल है उसको पढ़ रहे हो, आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो, प्लस इसके अलावा आप करंट अफेयर्स की मैगजीन ही पढ़ रहे हो। तो पढ़ तो आप रेगुलर रहे हो। तो अगर आप पढ़ रहे हो तो उसी को आपको लिखने का प्रयास करना है, राइट। इसीलिए हमें इंतजार नहीं करना है कि जी मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा तब मैं तैयारी करना, तब मैं मेंस की आंसर राइटिंग शुरू करूंगा। भाई साहब, वो दिन कभी नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? या वो जब वो दिन आएगा तब तक बहुत लेट हो चुके होगे, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस के लिए केवल 3 to 4 मंथ का ही गैप मिलता है, केवल 3 से 4 महीने का गैप मिलता है। तो आपको क्या लग रहा है कि 3 से 4 महीने में इतने बड़े सिलेबस को रिवाइज करके आप लिख कर तैयार कर लोगे? पॉसिबल ही नहीं है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि जब मेरा सिलेबस पूरा होगा तब मैं तैयारी करना शुरू करूंगा, तो भाई साहब ये दिन कभी नहीं आता। सिलेबस का कोई ना कोई एक पार्ट ऐसा रहता है जो हमेशा अधूरा रह जाता है, या हाफ हार्टेडली हमारा वो तैयार हुआ होता है। तो जैसे जैसे आपने, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने मेंस की जैसे आपने प्रिपरेशन शुरू करी, फॉर एग्जाम्पल प्रिपरेशन आपने करना शुरू करी 2 सब्जेक्ट से। एक हुआ सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी, और दूसरा सब्जेक्ट मान लीजिए ले लेते हैं यहां पर पॉलिटी। ठीक, पॉलिटी और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट से आपने प्रिपरेशन करी। ज्योग्राफी में आपने शुरुआत करी फिजिकल ज्योग्राफी से, ठीक, और पॉलिटी में आपने शुरुआत करी कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना। तो फिजिकल ज्योग्राफी और कॉन्स्टिट्यूशन से जैसे आपने तैयारी करी, तो जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी, मान लीजिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी, या आपने मान लीजिए प्लेट टेक्टोनिक, या फिर आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के आप सबसे पहले
क्या करें, मेंस पीवाईक्यू देख लें, ठीक, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के और प्लेट टेक्टोनिक के मेंस पीवाईक्यू देख ले, और उस मेंस पीवाईक्यू को अभी इधर उधर से नहीं है, अभी तो सबसे पहले चरण में क्या करना है, पिछले 20 सालों में मेंस में जो प्रश्न पूछे गए हैं, पिछले 20 सालों में इस टॉपिक से मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए। अब सर आपको पूछोगे सर ये कहां से मिलेगा, तो भाई साहब आपके पास मेंस की प्रीवियस ईयर की बुकलेट होनी चाहिए, ठीक, तभी तो आपकी तैयारी की दिशा सही निर्धारित हो पाएगी कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक से मेंस से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, है ना। तो पिछले 20 सालों का, लास्ट 20 ईयर्स का, आप 15 to 20 ईयर्स का पीवाईक्यू देख लीजिए। पीवाईक्यू में देखेंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्लेट टेक्टोनिक से मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से मिलेंगे। तो जो जो क्वेश्चन आपको प्लेट टेक्टोनिक और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से मिलते जा रहे हैं, बस उनको लिखने का प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, उनको लिखने का अभ्यास शुरू कर दीजिए। मैं मानता हूं, देखो मैं मानता हूं कि चूंकि मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने तैयारी करना शुरू किया था, कि जब हम शुरुआत में लिखना शुरू करते हैं हम बहुत डरते हैं कि क्या यार मैं सही लिख रहा हूं या नहीं लिख रहा हूं, क्या मेरे द्वारा लिखा गया आंसर क्या यूपीएससी की डिमांड के अकॉर्डिंग है या नहीं है, या क्या जो मैं आंसर लिख रहा हूं ये आंसर क्वेश्चन की डिमांड को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और मुझे तो आंसर लिखने में बहुत समय लग रहा है। ऐसी एन नंबर ऑफ ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं, और ये जो ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं ये हमें बेसिकली रोकते हैं आंसर राइटिंग करने से। क्योंकि बच्चे के मन में एक डर होता है ना यार, पढ़ तो वो लेता है लेकिन उसके मन में डर होता है कि यार अब लिखने की बारी है, मैं लिख भी पाऊंगा कि नहीं, मेरी तो हैंड राइटिंग ही बहुत घटिया है, मैंने तो इंजीनियरिंग किया है और इंजीनियरिंग में तो मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी थी नहीं, लेकिन वहां मार्क्स मिल जाते थे, क्या मुझे यहाँ मार्क्स मिलेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आना टोटल जेन्युइन है। मैं क्या बोल रहा हूं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आना 100% जेन्युइन है बच्चे, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एक एस्पिरेंट्स के दिमाग में आते हैं। लेकिन मेरी ये बात का यकीन मानो, आप इस क्वेश्चन, ये जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनसे आप तभी बाहर आ पाओगे जब एक बार आप लिखने का प्रयास करोगे। क्योंकि एक बार आपने लिखने का प्रयास किया, समझना ध्यान से, एक बार आपने लिखना शुरू कर दिया तो जो ख्याल आ रहा था कि क्या मेरे द्वारा लिखा गया आंसर अच्छा है या नहीं है, धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट होगा। यार आप मान के चलो, मान लो एक बार गलत लिखोगे, 2 बार गलत लिखोगे, 3, 4, 5, 10, 15 बार भी गलत लिखोगे, 16वीं बार में कुछ तो इंप्रूवमेंट होगा, 18वीं बार में उससे ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, 25वीं बार जब लिखोगे तो उससे पहले वाले आंसर से 5 टाइम्स इंप्रूवमेंट दिखाई देगा, और आपके जो लिखने का समय है वो भी रिड्यूस होगा। और धीरे धीरे जब आप लिखना शुरू करोगे तो कैसे फ्लो चार्ट डालना है, कहां फ्लो चार्ट डालना है, कहां डायग्राम डालना है, कहां पैराग्राफ में लिखना है, कहां पॉइंट्स में लिखना है, और कैसे निर्धारित समय में अपना आंसर कंप्लीट करना है, ये सारी की सारी बातें आपको तभी समझ में आएगी जब आप लिखना शुरू कर दोगे। मतलब मैं यहां से खड़े होकर कितने भी आंसर राइटिंग सेशन ले लूं, कितने भी आंसर राइटिंग के बारे में आपको बता दूं कि आप ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, लेकिन जब तक आप खुद लिखना शुरू नहीं करेंगे, जब तक आप खुद लिखना नहीं शुरू करेंगे, तब तक कभी भी जो आपके अंदर का जो डर है ना, वो खत्म नहीं हो पाएगा। और इस परीक्षा में मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा जरूरी है अभ्यास, और वो अभ्यास तब से शुरू कर देना है आपको जब से आपने प्रिपरेशन करना शुरू कर दी। मैंने एग्जांपल लिया कि आपने 2 सब्जेक्ट से शुरुआत करी, आप कुछ बहुत आसान, इस शुरुआती दौर में बहुत आसान क्वेश्चन लीजिए। जैसे मान लीजिए आप संविधान पढ़ रहे हैं, तो संविधान की क्या विशेषताएं हैं, संविधान की क्या विशेषताएं, इन्हीं संविधान की विशेषताओं पर आप आंसर लिख लीजिए। यूपीएससी की बात करें तो एक 10 नंबर और एक 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। यूपीपीसीएस की बात करें 10 नंबर और 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। यूपीपीसीएस की बात करें तो एक 8 नंबर और एक 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये पीसीएस में और ये आईएएस में, ठीक है। तो आप पहले तो शुरुआती स्तर पर तो डिसाइड कर लेंगे कि आप आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस फॉर्मेट में आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। अगर आप पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डे 1 से आप इसी फॉर्मेट में आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। ये वाला आंसर आपको 125 वर्ड्स में लिखना है और ये वाला आंसर आपको यहां पर 200 वर्ड्स में लिखना है। और एक मेरा सजेशन बहुत बड़ा ये है कि जब भी आप आंसर राइटिंग की शुरुआत करें तो इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखिए कि आपको कभी भी, जब भी आप आंसर राइटिंग की शुरुआत करें, आप कभी भी ऐसी फालतू की कॉपी में आंसर मत लिखें। आप हमेशा आयोग के द्वारा जो कॉपी दी जाती है उसकी फोटोकॉपी करा लीजिए, ठीक है, उसकी फोटोकॉपी करा लीजिए, ढेर सारे पेजेस की फोटोकॉपी करा के उसमें ही आंसर राइटिंग करो। कई बार मैं देखता हूं बच्चे जो लाइन वाली जो कॉपी होती है उसमें लिखना शुरू कर देते हैं, या बच्चे कोई बड़ा A4 साइज से कोई दूसरा बड़ा पेपर ले आते हैं उसमें लिखना शुरू कर देते हैं, या A4 में भी अगर लिखते हैं तो फिर वो यहां से लेके यहां तक आंसर लिखते हैं। इससे आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग पाता कि बेसिकली एक पेज में लिखना कितना है, क्योंकि आयोग जो आपको कॉपी देता है उसमें आपके लिए यही स्पेस होता है, ये वाला स्पेस। ना तो आप इस वाले स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हो, ना ही आप इस वाले स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हो,
तो यहां से यहां तक लिखने में फॉर एग्जाम्पल आपके 60 to 70 वर्ड्स अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब एक पेज में आप इतना ही लिख पाओगे। लेकिन अगर आप इस फॉर्मेट की कॉपी में ना लिखकर सामान्य कॉपी में लिखते हो, जहां आप यहां से लिखकर यहां तक लिखना शुरू करते हो, तो आप 100 to 120 वर्ड्स भी लिख लोगे इसी कॉपी में, वहां पर मामला गड़बड़ हो जाएगा। चूंकि फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं बात करूं कि अगर 8 नंबर का कोई क्वेश्चन है, 8 नंबर का कोई क्वेश्चन है, तो उस 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको कितने पेज मिलते हैं? 2 पेज फिक्स्ड है, 2 पेज मिलते हैं आपको, है ना। और अगर आपने इस तरह की कॉपी में अभ्यास नहीं किया है, नॉर्मल कॉपी में अभ्यास किया है, तो आप क्या करोगे फिर उसमें 2 पेज आपके कभी चूंकि लिखना तो 125 वर्ड्स ही है, आपने नॉर्मल कॉपी में पहले लिखा हुआ है तो यहां से लिखना शुरू किया, अगली पेज की कॉपी के केवल अगले पेज के सिर्फ 3-4 लाइनें फिलअप हुई, वो वहां पर गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए आप ऐसा लिखिए, इसी कॉपी में लिखने का डे वन से जब से आप आंसर राइटिंग शुरू कर रहे हैं हमेशा इसी कॉपी में लिखिए, है ना। तो आप 8 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हैं तो कुछ कंटेंट यहां पर आएगा, 60-70 शब्द यहां पर आएंगे और 60-70 शब्द पीछे वाले पेजेस में आ जाएंगे, है ना। तो मुझे लग रहा है, आई होप जिन बच्चों के दिमाग में एक चलता रहता है सवाल कि सर आंसर राइटिंग क्यों करना है, तो मैंने बता दिया। दूसरा सवाल जो चलता रहता है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कब से करें, तो उसका जवाब मैंने दिया। जो लोग सोचते हैं कि प्री क्वालिफाई होने के बाद करना है, एकदम गलत है। जो लोग सोचते हैं कि सिलेबस पूरा होने के बाद करना है, एकदम गलत है। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की शुरुआत तब से करना है जब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है, तब से आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि आप मल्टीपल रिसोर्स पढ़ते हैं और मल्टीपल रिसोर्स पढ़ के आपका नॉलेज इन्हांस होता है, और अब उस नॉलेज को लिखित फॉर्म में लेके आने का सही समय हो चुका है। इसलिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। तो वेट मत कीजिए कि यार मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा तब मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करूंगा, नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि मैंने जो पिछले 10-15 मिनट से जो भी मैं बात आपसे कर रहा हूं, आपको लगता है कि यह फ्रूटफुल है, हेल्पफुल है, और इसी तरीके के टॉपिक पर कोई डिटेल वीडियो भी बनना चाहिए ताकि हम डिटेल में बता सकूं मैं आपको कि आंसर राइटिंग की सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर इसका डिटेल वीडियो भी आप बनाइए। तो निश्चित रूप से अगर आप लोगों की डिमांड आएगी तो मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी तो मैंने इन शॉर्ट आपको 10-15 मिनट में बताने का प्रयास किया है कि आंसर राइटिंग कब से करना है और कैसे आंसर राइटिंग कब से करना है, कैसे करना है, दोनों बातों पर हमने चर्चा करी। इनफैक्ट क्यों, 3 बातों पर, क्यों करना है, कब से करना है और कैसे करना है। ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण बात है और तीनों बातों पर हमने चर्चा करी। क्यों करना है, कब से करना है और कैसे करना है। कैसे करना है मतलब किन बातों का ध्यान में रखना है, कौन कौन से क्या रूल्स क्या हैं, है ना, क्या रूल्स हैं आंसर राइटिंग के। पैराग्राफ में लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है, क्या करना है क्या नहीं, क्या डालना है, फ्लो डायग्राम डालना है, क्या डालना है, इन सब। तो ये चूंकि एक डिटेल वीडियो होगा इसका एक डिटेल वीडियो होगा, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों, उत्कर्ष एप्लीकेशन, चूंकि आप सब जानते हैं कि न्यू ईयर महाबचत ऑफर चल रहा है। अब न्यू ईयर महाबचत ऑफर में यूपीएससी और यूपीपीसीएस जैसे सभी कोर्सेज पर उत्कर्ष एप्लीकेशन पर ऑनलाइन कोर्सेज, लाइव फ्रॉम स्टूडियो एंड लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज पर 90% तक का डिस्काउंट चल रहा है दोस्तों। और दोस्तों 90% तक का डिस्काउंट लेने का जो आखिरी समय है वो है 2 जनवरी, क्योंकि 2 जनवरी को ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, उत्कर्ष सिविल सर्विसेज में, चाहे वो यूपीएससी की बात हो या यूपीपीसीएस की बात हो, एक डेडिकेटेड फैकल्टी है जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, डेडिकेटेड सेट ऑफ फैकल्टीज हैं जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और हमारे सभी कोर्सेज पर, चाहे वो यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, इनफैक्ट टेस्ट सीरीज भी हो, सारे कोर्सेज इन डेडिकेटेड फैकल्टीज के द्वारा ही तैयार कराए जाते हैं, उनके द्वारा ही पढ़ाया जाता है। और अगर आप वास्तव में अपनी तैयारी को एक और नई दिशा देना चाहते हैं या और एक गति देना चाहते हैं, तो उत्कर्ष एप्लीकेशन पर चल रहे इस न्यू ईयर महाबचत ऑफर का लाभ जरूर लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ऐसे समय बहुत कम आते हैं। ऐसे समय बहुत कम इसलिए आते हैं क्योंकि ये यहां आपको जिस रेट में कोर्स मिलेगा, ये बहुत अफोर्डेबल फीस है। मतलब ये ऐसी फीस निर्धारित करी गई है कि जहां बच्चा आसानी से इस फीस के माध्यम से पढ़ सकता है। लाइव फ्रॉम क्लासरूम एंड लाइव फ्रॉम स्टूडियो, जो भी कोर्स है, जिस तरीके का कोर्स होगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 28 दिसंबर को ऑफर शुरू हुआ था और 28 दिसंबर से 1 जनवरी लास्ट 2 जनवरी तक ये ऑफर वैलिड है। तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस एग्जाम का कोर्स परचेज करके अपनी तैयारी को शानदार और बेहतर बनाइए। ठीक है, तो आज हमारा डिस्कशन यही था कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कब से शुरू करनी चाहिए, तो उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कब से शुरू करना चाहिए। याद रखिएगा, फटाफट से शुरू हो जाइए। और यूपीपीसीएस के गुणवत्तापूर्ण कोर्सेज के लिए डिस्काउंट है, यूपीपीसीएस भी है और आईएएस दोनों है।
सिविल सर्विसेज के सभी कोर्सेज पर डिस्काउंट चल रहा है, तो देरी मत कीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना।